नमस्कार सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों का आपके अपने नए यूट्यूब चैनल लक्की सर पर हार्दिक स्वागत है। वर्तमान में चल रही इस महामारी के दौर में ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 12 के विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री से संबंधित मैं लोकेश सिंह शेखावत कुछ ही टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आज हमें सबसे पहले मेवाड़ के इतिहास और उसमें भी विशेष कालभोज जो इतिहास में बप्पा रावल के नाम से जाना जाता है उसकी चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा डाले जाने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं ज़्यादा देरी न करते हुए टॉपिक पर चलता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मेवाड़ का इतिहास, जिसमें विशेषकर हम चर्चा करेंगे कालभोज और बप्पा रावल की। विशेष बात ये याद रखनी योग्य है कि बप्पा रावल डायरेक्ट शासक नहीं बना था। इससे पहले हमें इससे बेक में जाना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं मेवाड़ के बारे में कि मेवाड़ में कौन से वंश का शासन था, बप्पा रावल किस वंश से संबंधित था। मेवाड़ में विशेष तौर पर दो वंश हुए हैं। एक वंश का नाम है गुहिल वंश और दूसरे वंश का नाम है सिसोदिया वंश। एक वंश का नाम क्या है? गुहिल वंश और दूसरे वंश का नाम है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश गुहिल वंश से ही निकला है, लेकिन दोनों की खास बात क्या है? गुहिल वंश के जितने भी राजा हुए हैं उनके नाम के साथ रावल, और सिसोदिया वंश के जितने भी राजा हुए हैं उनके नाम के साथ राणा या महाराणा शब्द जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं हम इन दोनों वंशों के संस्थापकों की। गुहिल वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति था राजा गुहिल। अब आपसे कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछे कि गुहिल वंश की स्थापना किसने की, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? राजा गुहिल। राजा गुहिल को गुह दत्त के नाम से भी जाना जाता है, गुहिला दित्य के नाम से भी जाना जाता है और गुहा दित्य के नाम से भी जाना जाता है। राजा गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में की थी। यह संसार का सबसे प्राचीन राजवंश कहलाता है। कौन सा वंश? गुहिल वंश सबसे प्राचीन वंश कहलाता है। राजा गुहिल के बाद बहुत से शासक हुए, जैसे राजा भोज, राजा नाग या नागादित्य भी कह सकते हैं, महेंद्र प्रथम, राजा अपराजित, राजा शिलादित्य, महेंद्र द्वितीय। और महेंद्र द्वितीय के बाद किसके बाद? महेंद्र द्वितीय के बाद शासक बना था बप्पा रावल। बप्पा रावल
यानी हम ये कह सकते हैं कि बप्पा रावल गुहिल वंश का 8वां शासक था। कितने नंबर का शासक था? 8वें नंबर का शासक था। और किस रियासत से संबंधित था? मेवाड़ रियासत से संबंधित था। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या मेवाड़ का प्राचीन नाम यही था? नहीं। देखो, महाभारत काल में, कौन से काल में? महाभारत काल में एक जनपद हुआ करता था। उस जनपद का नाम था सीवी जनपद, जिसकी राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका, जो वर्तमान में नगरी के नाम से जानी जाती है। इसी सीवी जनपद का एक अंग मेवाड़ कहलाता था, जिसमें वर्तमान के 4 जिले जैसे भीलवाड़ा, राजसमंदी, उदयपुरी और चित्तौड़, ये 4 जिले आते हैं। और इन चारों जिलों के सम्मिलित रूप को मेवाड़ कहा जाता है। लेकिन सीवी जनपद का अंग था और यहां पर एक जाति रहती थी, उसका नाम था मेव जनजाति, जिसके कारण, क्योंकि इसकी अधिकता अधिक थी, मेव जाति के लोगों की संख्या अधिक थी, इस कारण इसका नाम पड़ा मेदपाट। मेदपाट, मेदपाट का ही वर्तमान में जो नाम है वह क्या है? मेवाड़ है। इसे प्राचीन काल में प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन हमें यहां चर्चा किसकी करनी है? कालभोज की करनी है। कालभोज किसकी संतान था? महेंद्र द्वितीय की संतान था। हुआ क्या था कि महेंद्र द्वितीय की कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा हत्या कर दी गई, और उसकी हत्या करने के बाद उन षड्यंत्रकारियों ने उसके पुत्री कालभोज की भी हत्या करने का निर्णय कर लिया। इस बात का पता जब कालभोज को लगा, किसको? कालभोज को लगा, यानी महेंद्र द्वितीय के पुत्र को लगा, तभी वह वहां से सीधा जंगलों में चला गया। और जंगलों में जाकर वहां एक ऋषि थे जिनका नाम था हारित राशि। उन ऋषि के पास रहने लगा, जिनके पास बहुत सारी गायें थी और दिन भर उनकी गायें चराता था। हारित राशि उसके कार्य करने के तरीके से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कालभोज के बारे में विचार विमर्श करना शुरू कर दिया था। कालभोज जब हारित राशि की गायें चराता था, उस समय सिंध के सूबेदार, सिंध के सूबेदार जुनैद ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। और मेवाड़ पर आक्रमण जब किया तो उस समय कालभोज ने उसके आक्रमण का सामना किया और मेवाड़ पर उसने अपना अधिकार कर लिया। किसने? कालभोज ने। उसके इस कार्य से हारित राशि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कालभोज को बप्पा रावल कहा। अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछे कि कालभोज को सर्वप्रथम बप्पा रावल किसने कहा? हारित राशि ने। किस ग्रंथ से ये पता चलता है कि बप्पा रावल हारित राशि नामक ऋषि की गायें चराता था? एक लेखक हुए जिनका नाम है मुहैणोत नैणसी। मुहैणोत नैणसी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था नैणसीरी
ख्यात। इस ग्रंथ से पता चलता है कि हारित राशि की गायें चराने का कार्य बप्पा रावल किया करता था। डॉक्टर हीरानंद मुनि ओझा के अनुसार बप्पा रावल किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि काल भोज को दी गई एक विशेष उपाधि का नाम है। और इसके बाद जितने भी गुहिल वंश के शासक हुए उनके नाम के साथ रावल जुड़ने लग गया। रावल जेत्र सिंह, रावल समर सिंह, रावल तेज सिंह और गुहिल वंश का अंतिम शासक कौन था? रावल रतन सिंह, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जो अपनी रानी पद्मिनी के कारण बहुत अधिक प्रसिद्ध हो चुका था और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में चित्तौड़ का पहला साका हुआ था, जिसके कारण चित्तौड़ काफी प्रसिद्ध हुआ। तो बप्पा रावल ने सिंध के सूबेदार जुनेद के आक्रमण का सामना किया और मेवाड़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिससे हारित राशि प्रसन्न हुई और उन्होंने उससे क्या कहा? बप्पा रावल कहा। इसके बाद बप्पा रावल के द्वारा, इसके द्वारा बप्पा रावल के द्वारा, ध्यान रखना है, बप्पा रावल के द्वारा मेवाड़ के विशेषकर उदयपुर क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? उदयपुर क्षेत्र में एक स्थान है जिसका नाम है कैलाशपुरी। कैलाशपुरी, वहां पर एक मंदिर का निर्माण करवाया गया। उस मंदिर का नाम था एकलिंग महादेव का मंदिर। एकलिंग महादेव का मंदिर। आपके जहन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये मंदिर क्यों बनवाया? कुछ किंवदंतियां प्रचलित है। उन किंवदंतियों के अनुसार ये कहा जाता है कि बप्पा रावल हारित राशि की गायें चराते थे। उन गायों में से एक गाय ऐसी थी जो रोज एक स्थान पर जाती और वहां खड़ी हो जाती और उसका अपने आप दूध निकलकर पृथ्वी पर गिरता था। तभी रोजी का यही क्रम देखकर बप्पा रावल के मन में प्रश्न उठा कि यहाँ पे ऐसा क्या है जिसके कारण ये गाय रोज वहां जाती है, खड़ी होती है और उसका दूध अपने आप निकलता है। तभी बप्पा रावल ने उस स्थान की खुदाई करवाई। तो उस स्थान की खुदाई जब करवाई गई तो वहां से एक चतुर्मुखी शिवलिंग मिला और उसी चतुर्मुखी शिवलिंग को स्थापित किया गया। कहां पर? कैलाशपुरी में। और एक मंदिर का निर्माण करवाया गया, एकलिंग महादेव नामक मंदिर का निर्माण करवाया गया। पहले मंदिर का तो ये निर्माण हुआ था। दूसरा मंदिर बनवाया था बप्पा ने नागदा में। कहां पर? नागदा में। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया सर? सास बहू का मंदिर, जिसे शस्त्र बहू का मंदिर भी कहा जाता है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के नागदा में है। अब आप ये कहेंगे कि सर नागदा का इससे क्या संबंध था? उदयपुर का तो संबंध समझ में आता है, मेवाड़ का हिस्सा है, लेकिन नागदा का इससे क्या संबंध था? जब भी उसने मेवाड़ पर जुनेद को पराजित कर अधिकार किया था, उस समय नागदा को, किसको? नागदा को अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। अपनी प्रथम राजधानी बनाया था किसने? बप्पा रावल ने। तो अपनी राजधानी नागदा में उसने एक मंदिर का निर्माण करवाया, सास बहू के मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान रखना है, गुहिल वंश का संस्थापक कौन था? राजा गुहिल। उसने स्थापना कब की थी? 566 ईस्वी में। लेकिन अगर कोई आपसे ये प्रश्न पूछे कि मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? बप्पा रावल, जो मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ है और उसने वास्तविक रूप में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी। इससे पहले बहुत से शासक हुए हैं,
विशेषकर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 7 शासक हुए, लेकिन वो इतने अधिक शक्तिशाली नहीं थे जितना बप्पा रावल हुआ है। इसलिए बप्पा रावल को मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिसका वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। बप्पा रावल नाम किसने दिया? हारित राशि ने दिया। बप्पा रावल गुहिल वंश का कौन सा शासक था? 8वां शासक था। बप्पा रावल ने सिंध के कौन से सूबेदार को पराजित कर मेवाड़ पर अधिकार किया था? जुनेद को। जुनेद के समय यदि आपको ध्यान हो तो दाहिर सेन जो सिंध का राजा था, उसका पुत्र था जयसिंह, जो इतिहास में हुल्ली शाह के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? हुल्ली शाह के नाम से। उसने इसके साथ संघर्ष किया था, लेकिन वह संघर्ष करता हुआ वीर गति को प्राप्ति हो गया था। उसके बाद ही बप्पा रावल ने 2 मंदिरों का निर्माण करवाया। एक उदयपुर के कैलाशपुरी में एकलिंग महादेव का मंदिर, दूसरा नागदा में सास बहू का मंदिर। पहला मंदिर एकलिंग महादेव, दूसरा सासे बहू का मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन इस समय तक बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार नहीं किया है। उसका सही शासन तो चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद शुरू होगा, क्योंकि राजस्थान के इतिहास में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जितना महत्व है उतना शायद ही किसी दुर्ग का महत्व होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब बप्पा रावल हारित राशि की गायें चराते थे, उस समय चित्तौड़ का राजा कौन था? इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। क्या आप में से कोई बता सकता है कि उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? मैं बताता हूं आपको। उस समय चित्तौड़ का शासक था राजा मानमोरी। कौन था? राजा मानमोरी। देखो, चित्तौड़ जो है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम था चित्रकूट दुर्ग, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चित्रांगदी मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और इन्हीं राजाओं का एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम था मानमोरी मौर्य, जिसके शिलालेख से ये पता चलता है कि बप्पा रावल ने राजा मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। देखिए, हारित राशि बप्पा रावल की सेवा से बड़े प्रसन्न थे, इसलिए हारित राशि ने बप्पा रावल की सेवा से प्रसन्न होकर देवों के देव महादेव की तपस्या की और उनसे बप्पा के लिए चित्तौड़ का राज्य मांगा। ये कहा जाता है कि हारित राशि के माध्यम से बप्पा को भगवान शिव के दर्शनों की अनुभूति हुई थी, लेकिन इसके कोई वास्तविक तथ्य नहीं मिलते हैं, इसलिए हम उसे सत्य स्वीकार नहीं कर सकते हैं। किंतु इतना पता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर बप्पा रावल ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। हुआ क्या था कि राजा मानमोरी के समय कुछ विदेशी मुगलों ने, किसने? विदेशी मुगलों ने, विशेषकर अरबों ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय राजा मानमोरी ने अपने सामंतों से, अपने सेनापतियों से विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए कहा, किंतु सभी सेनापतियों और सामंतों ने इनकार कर दिया कि हम विदेशी मुगलों के आक्रमणों का सामना करने में सक्षम नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में हारित राशि के कहने पर बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ के राजा मानमोरी की सेवा में गया और उसने विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और कहा कि मैं इन विदेशी मुगलों का सामना करने के लिए तैयार हूं। और हुआ भी यही। बप्पा रावल के सामने विदेशी मुगल अधिक समय तक नहीं टिक पाए और वे चित्तौड़ को छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन बप्पा रावल भी कमजोर व्यक्ति नहीं था,
वह भी विदेशी मुगलों का सामना करते करते इतना परिपक्व हो चुका था कि वह जान चुका था कि विदेशी मुगलों को कैसे पराजित करना है, और उनका पीछा करते करते सीधा कहां पहुंच गया? गजनी पहुंच गया, जहां का शासक कौन था? सलीम। और बप्पा ने सीधा गजनी पर आक्रमण कर दिया और सलीम को पराजित कर दिया। सलीम को पराजित कर बप्पा रावल ने गजनी की गद्दी पर अपने भांजे को बिठा दिया और सलीम की पुत्री से स्वयं ने विवाह कर लिया, और विवाह कर वापस कहां लौट आया? चित्तौड़ लौट आया। ना केवल गजनी के शासक सलीम को पराजित किया, बल्कि उसकी पुत्री से विवाह कर चित्तौड़ लौट आया और गजनी के गद्दी पर अपने भांजे को बिठा आया। जब बप्पा रावल वापस चित्तौड़ आया तो उसने देखा कि राजा मानमोरी के व्यवहार से नाराज होकर उसके सामंत उसे छोड़कर जाने लगे थे। तब बप्पा ने उन सामंतों से बातचीत की, तो उन सामंतों ने बप्पा को चित्तौड़ का शासक बनने के लिए कहा। जैसे ही बप्पा को चित्तौड़ का शासक बनने के लिए कहा गया तो उसने राजा मानमोरी को पराजित करने का निर्णय कर लिया, और हुआ भी यही। 734 ईस्वी में राजा मानमोरी के सामंतों के कहने पर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया, और चित्तौड़ पर आक्रमण कर वहां के राजा मानमोरी को गद्दी से हटा दिया, और स्वयं वहां का क्या बन गया? शासक बन गया। अब आपसे कोई पूछे कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ के कौन से शासक को पराजित किया? राजा मानमोरी को। चित्तौड़ पर अधिकार कब किया? 734 ईस्वी में। दूसरी बात यह भी ध्यान रखने की है कि जब बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया था उस समय उसकी आयु कितनी थी? मात्र 20 वर्ष। कितनी थी? मात्र 20 वर्ष। चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद बप्पा रावल ने 3 उपाधियां धारण की थी। कितनी? 3। कौन कौन सी? हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे। मान लीजिए एक प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से बप्पा रावल की कौन सी उपाधि नहीं है? हिंदू सूर्य, राजगुरु, चकवे और गंगे कोंड। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? गंगे कोंड, क्योंकि ये 3 उपाधियां तो बप्पा रावल ने धारण की है। इस प्रकार से बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, और इसी समय से बप्पा रावल के शासन की वास्तविक शुरुआत होती है, और यह शासन 753 ईस्वी तक करता है। यानी बप्पा रावल का शासन काल क्या है? 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक। इसके बाद बप्पा रावल ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए खुरासान पर अधिकार किया था। कुछ सोने के सिक्के चलाए थे, बहुत से क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें, और जुड़ जाइए। एक नए जुनून और उत्साह है जो उसके साथ मैं भी आपके साथ जुड़ जाता हूं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।